यूक्रेन ने अभी ऐसा किया है जो कई वायुसेनाएं 10 साल में भी नहीं कर पाती। नॉर्वे यूक्रेन को 6 F-16 विमान दान कर रहा है। इतिहास में पहली बार एक F-16 पायलट ने एक मिशन में 6 क्रूज मिसाइलें नष्ट कीं। अगस्त 2024 में उन्हें अपने पहले F-16 फाइटर जेट मिले, सिर्फ 6 विमान, एक बहुत छोटी फ्लीट, जिसके बारे में सभी ने कहा कि यह बहुत कम है और बहुत देर से है। अक्टूबर 2025 तक वही जेट यूक्रेनी वायुसेना के 80% कॉम्बैट मिशनों में शामिल हैं। अब कुछ जेट ही रूस के खिलाफ यूक्रेन का हवाई युद्ध संभाल रहे हैं और यह और भी चौंकाने वाला है। एक यूक्रेनी पायलट ने 6 रूसी क्रूज मिसाइलें गिराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक ही मिशन में 4 को मिसाइलों से और 2 को अपनी तोपों से गिराया। उसने यह कारनामा तब किया जब गलती से एक फायरिंग में 2 लक्ष्य मार गिराए। लेकिन यह सिर्फ जेट विमानों की कहानी नहीं है, यह उस कहानी के बारे में है कि यूक्रेन ने एक ऐसे हथियार को, जिसे प्रतीकात्मक माना जाता था, अपनी रक्षा की रीढ़ कैसे बना दिया। अब इन F-16 में नया हथियार जुड़ गया है जिससे सब बदल गया है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि यह कितना बड़ा है, आपको यह जानना जरूरी है कि यह कहां से शुरू हुआ। यूक्रेन ने अगस्त 2024 में शुरुआत की थी। यूक्रेन में F-16 के आने का बहुत बड़ा महत्व था। इस पर कई साल बातचीत हुई। चर्चा फरवरी 2022 में रूस के हमले के साथ शुरू हुई थी। अगस्त 2023 तक राष्ट्रपति बाइडेन ने इन ट्रांसफर को मंजूरी नहीं दी थी। अमेरिका ने यूक्रेन को सीधे F-16 नहीं दिए, सिर्फ नाटो सहयोगियों को विमान भेजने की इजाजत दी। 4 देशों ने मदद की। नीदरलैंड्स और डेनमार्क ने नेतृत्व किया और नॉर्वे और बेल्जियम ने भी प्रतिबद्धता जताई, वादा किया। कुल मिलाकर 69 F-116 लड़ाकू विमान, लेकिन अगस्त 2024 में पहली डिलीवरी में सिर्फ 6 विमान थे। योजना थी कि 2024 के अंत तक यूक्रेन को 20 जेट मिले, जो महाशक्ति के खिलाफ देश की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये F-16 नए नहीं हैं। यूक्रेन को पुराने ब्लॉक 10 और 15 वेरिएंट्स मिले, लेटेस्ट ब्लॉक 70 मॉडल्स नहीं, जिनमें नई अपग्रेड्स होती हैं। ये पुराने वर्जन हैं जो वैसे ही पड़े थे। F-16 ने पहली बार उड़ान आज से आधी सदी पहले 1970 के दशक में भरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक पुरानी प्रणाली है। आज भी करीब 2000 F-116 विमान 25 देशों में इस्तेमाल हो रहे हैं और 4000 से ज्यादा बनाए गए हैं। इस जेट ने इराक, बाल्कन, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में युद्ध देखा है, जिससे साबित होता है कि यह आजमाया हुआ और कारगर है। जब लोगों को यूक्रेन के पुराने जेट मिलने की खबर मिली तो प्रतिक्रिया मिली जुली रही। वहीं यूक्रेन को F-16 भेजना बड़ी उपलब्धि था। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने इसे बिल्कुल सही तरीके से बताया। जब ये जेट पहुंचे तो उन्होंने लिखा, X पर उन्होंने लिखा, यूक्रेन में F-16 अब संभव हो गया। रक्षा अधिकारियों को उम्मीद थी कि ये यूक्रेन को रूस की वायु श्रेष्ठता को चुनौती देने में मदद करेंगे, खासकर काला सागर के ऊपर। किसी को नहीं पता था कि ये गेम चेंजर होंगे। पहले यूक्रेन को इन्हें उड़ाने वाले पायलट चाहिए थे। खुशकिस्मती से यूक्रेनी पायलट महीनों से पश्चिमी देशों में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण लिया, जिसमें सैद्धांतिक व्याख्यानों से लेकर सिम्युलेटर पर काम तक सब कुछ शामिल था। और ये सिर्फ पायलट ही नहीं थे, रखरखाव दल भी उनके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, क्योंकि अगर आप जेट को ठीक नहीं कर सकते तो आप उसे उड़ा भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस ने जुलाई 2024 में पुष्टि की थी कि यूक्रेन इस गर्मी में F-16 उड़ाएगा और वादा निभाया, लेकिन किसी को आगे की घटना की उम्मीद नहीं थी। 13 दिसंबर 2024 को रूस ने यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला किया। सुबह के शुरुआती समय में लगभग 200 स्ट्राइक ड्रोन और 94 क्रूज मिसाइलें, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें। एक यूक्रेनी F-16 पायलट ड्यूटी पर था। चलिए उसे ए कहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उसे इसी नाम से बुलाया जाता है। वह 30 साल का है और पहले MiG-29 पायलट था। अलार्म बजते ही वह सबसे पहले उड़ता था। 2 पायलट जमीन पर अपने जेट शुरू कर रहे थे। क्रूज मिसाइलें 400 नॉट्स 740 किमी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, इसलिए सच में ज्यादा समय नहीं था। ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें टारगेट्स की ओर भेजा। उन्होंने रडार चालू कर हथियार तैयार किए और रूस की ओर से आने वाली हर चीज को मारने के लिए तैयार हो गए। क्रूज मिसाइल को सामने से इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है, इसीलिए ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें पीछे से लाया। वह मिसाइलों से तेज था, इसलिए पीछे से पास जा सकता था। उसने आने वाली मिसाइलों को लॉक किया और अपनी एयर टू एयर वेपन से 4 एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 120 मिसाइलें दागीं। 4 रूसी क्रूज मिसाइलें मार गिराईं। मैंने धमाके देखे, उसने कहा। बाद में लगा जैसे फिल्म में हो।
लेकिन उसे समस्या हुई। मिसाइलें खत्म हो गईं तो ग्राउंड कंट्रोल ने उसे पेट्रोल क्षेत्र में भेजा, फिर दोबारा बुलाया। दक्षिण से 2 रूसी क्रूज मिसाइलें उत्तर की ओर कीव जा रही थीं। अब ज्यादातर पायलट कहते, माफ कीजिए, मेरी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, मैं घर लौट रहा हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग की एक बात याद आई। क्या उन्होंने उसे सिखाया था कि F-16 की गन का इस्तेमाल करके हवाई लक्ष्यों को गिराया जा सकता है? अब यह सैद्धांतिक था। सिमुलेटर पर अभ्यास किया गया। कुछ यूक्रेनी पायलटों ने युद्ध में आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने खुद आजमाने का फैसला किया और कहा, मेरी मिसाइलें खत्म थीं, लेकिन जेट पूरी तरह निहत्था नहीं था। मेरे पास 20 मिमी M61 वल्कन गन और करीब 510 गोलियां थीं। हमारे हवाई क्षेत्र में कभी भी F-16 गन से क्रूज मिसाइल या हवाई लक्ष्य नहीं गिराया गया था। उसने ग्राउंड कंट्रोल को बताया कि वह दोनों क्रूज मिसाइलें इंटरसेप्ट करने को तैयार है। उन्होंने उसे लक्ष्यों की ओर निर्देशित किया, जैसे पहले किया था। उसे मुड़कर पीछे से लॉक करना था, लेकिन यहाँ चुनौती थी। क्रूज मिसाइलों का सतह क्षेत्र बहुत कम होता है। गन से किसी एक को मारने के लिए आपको वाकई बहुत करीब, लगभग 500 मीटर या करीब 1500 फीट के भीतर आना पड़ता है। मैंने सांस भरी, मिसाइल की ओर मुड़ा और ट्रिगर दबाया। ए ने कहा, 1 सेकंड पूरी जिंदगी जैसा लगा। मैंने बड़ा छींटा देखा और समझ गया कि 20 मिलीमीटर की गोली से क्रूज मिसाइल गिराई है। उसने पहली मिसाइल गिराई, लेकिन एक और कीव की ओर बढ़ रही थी। उसने फिर से निशाना साधा, दूरी कम की, ट्रिगर दबाया, एक और छींटा, एक और मिसाइल गिरा दी। लेकिन जब वह उतरा और डिब्रीफिंग की तो टीम ने जेट सिस्टम और मिशन डेटा का विश्लेषण किया और तभी उन्हें कुछ अविश्वसनीय पता चला। उस दिन उसने 5 नहीं 6 क्रूज मिसाइलें गिराई थीं। दूसरी गन बर्स्ट ने एक साथ 2 मिसाइलों को निशाना बनाया, जो यूक्रेन में पहली बार हुआ। असल में दुनिया में कहीं भी किसी ने भी एक ही मिशन में इस तरह 6 क्रूज मिसाइलें कभी नहीं गिराई थीं। पायलट ए ने कहा कि मैं F-16 के कॉकपिट में बैठा था। मुझे गर्व था कि हमारे पास इन जेट्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है और ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ और घातक बनने की भी। और यहाँ भावनात्मक हिस्सा है, एक समर्पित। उस उड़ान को एक शहीद साथी ओलेक्सी मेस को समर्पित किया गया। कॉल साइन मूनफिश 26 अगस्त 2024 को एक बड़े रूसी हवाई हमले को रोकते हुए शहीद हो गए। उन्होंने 3 रूसी क्रूज मिसाइलें और एक अटैक ड्रोन मार गिराया। उनकी मृत्यु से पहले मैंने ए के साथ वह मिशन उड़ाया था। हम दोनों हवा में थे। यह यूक्रेन में मेरा पहला F-16 युद्ध मिशन था। हमने अच्छा किया, लेकिन अवरोधन के बाद सिर्फ मैं एयरफील्ड लौटा। मैंने वह उड़ान उनके और उन सभी साथियों को समर्पित की है जिन्हें हमने इस युद्ध में खो दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि यह बस एक अद्भुत मिशन या एक भाग्यशाली दिन था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। 25 अक्टूबर को यूक्रेन के F-16 वायुसेना के 80% लड़ाकू अभियानों में शामिल थे। यूक्रेन के पास F-16 विमानों और उनके पायलटों की संख्या बहुत कम है। अब वही छोटा समूह लगभग पूरे हवाई युद्ध का भार संभाल रहा है। पायलट एबी ने मिशेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज का दौरा कर इसकी पुष्टि की। वह पहले MiG-29 पायलट थे, अब F-16 उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी F-16 स्क्वाड्रनों ने सैकड़ों सफल एयर टू एयर मुकाबले किए हैं। F-16 विमानों को रूसी क्रूज मिसाइलों और शाहिद ड्रोन को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ड्रोन और मिसाइलें महीनों से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे व नागरिकों पर हमला कर रही हैं। F-16 उन्हें रोक रहे हैं, पर यह आसान नहीं है। यूक्रेनी पायलटों को हर दिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी शामिल है। एबी ने मिशेल इंस्टीट्यूट को बताया कि उन्हें इसे रोज पार करना होता है। जैमिंग, स्पूफिंग और इंटरफेरेंस के कारण आपकी संचार व्यवस्था बंद हो सकती है, आपके सेंसर अंधे हो सकते हैं और आपके नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। रख रखाव की समस्या भी है। यूक्रेन का F-16 बेड़ा साझेदार देशों से मिले पुराने ब्लॉक 10 और 15 विमानों से बना है। इनके संचालन के लिए लगातार पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, समृद्धि और तकनीकी सहायता चाहिए। केवल पश्चिमी साझेदार ही इसे विश्वसनीय रूप से उपलब्ध करा सकते हैं। यूक्रेन में ग्राउंड क्रू ने संचालन बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स में खुद ही सुधार किया है। अक्सर कठोर परिस्थितियों में बाहरी ठेकेदारों से सीमित सहायता के साथ वे इसे सफल बना रहे हैं। वे एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट अपना रहे हैं, जो एक आधुनिक तरीका है। वे अपने जेट विमानों को कई बार साधारण हवाई पट्टियों पर भी फैला देते हैं। इससे रूस के लिए उन्हें निशाना बनाना और जमीन पर ही नष्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे यूक्रेन रूसी हवाई हमलों के बावजूद अपने अभियान जारी रख सकता है। अब एबी ने साफ बताया कि यूक्रेन को क्या चाहिए।
ब्लॉक 70 F-16 और ज्यादा मिसाइलें गिराने के लिए बहुत सारे टारगेट हैं। नाटो सहयोगी यूक्रेन के फाइटर जेट बढ़ाने के तरीके तलाश रहे हैं। असली बड़ी खबर दिसंबर 2025 में 21 में आई थी। तस्वीरों में यूक्रेनी F-16 पर कुछ नया दिखा जो यूक्रेन के फाइटर जेट्स की प्रभावशीलता बदल सकता है। उन्होंने एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम 2 रॉकेट्स एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम 2 है दिखाए। ये 70 मिमी लेजर गाइडेड रॉकेट्स हैं और ये पूरी तरह से खेल बदलने वाले हैं। जाने क्यों यूक्रेनी F-16 के आम एयर टू एयर लोडआउट में 4-6 एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं। एक एयर इंटरसेप्ट मिसाइल, एक 120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कीमत लगभग $1 मिलियन है। एक AI M9X साइडवाइंडर की कीमत करीब $5 लाख है। ये बहुत महंगे हैं और यूक्रेन के पास इनकी असीमित आपूर्ति नहीं है। लेकिन एक एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम 2 रॉकेट की कीमत $20,000 से $25,000 के बीच है। बस इतनी ही, यानी एक एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की कीमत का सिर्फ चौथाई। साथ ही आप इन्हें बड़ी मात्रा में ले सकते हैं। तस्वीरों में यूक्रेनी F-16 2 LAU-1 131 से रॉकेट पॉड्स ले जाते दिखते हैं। हर पॉड में 7 रॉकेट हैं, कुल 14 रॉकेट। अमेरिकी वायुसेना के कुछ F-16 पहले ही 6 पॉड्स के साथ देखे गए हैं। इसका मतलब है कि एक ही जेट पर 42 रॉकेट्स। लेकिन ध्यान रखें, इन रॉकेट्स की सीमाएं हैं, ये फायर एंड फॉरगेट नहीं हैं। हर टारगेट को मुठभेड़ के दौरान चिन्हित या लेजर करना पड़ता है, जिससे चीजें धीमी हो जाती हैं और आप डॉगफाइट नहीं कर सकते। ये रॉकेट्स केवल ड्रोन, सबसोनिक क्रूज मिसाइलों या स्थिर टारगेट्स पर ही असरदार हैं। यूक्रेन के मिशन के लिए ये परफेक्ट हैं क्योंकि उसे हर रात लंबी दूरी के ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ता है। APKW 2 रॉकेट्स यूक्रेनी पायलटों को कम लागत में खतरों से निपटने का तरीका देते हैं, जिससे महंगी मिसाइलें बड़े खतरों के लिए बचाई जा सकती हैं। और यह हर जेट की क्षमता को बढ़ा देता है कि वह एक मिशन में कितनी बार हमला कर सकता है। इन रॉकेट्स की इस युद्ध के इस मोड़ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस के हमले यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को थका देने के लिए बनाए गए हैं, जो पहले से ही काफी दबाव में है। अब ये रॉकेट्स बिल्कुल भी प्रयोगात्मक नहीं हैं। अमेरिकी वायुसेना मिडिल ईस्ट में हुती ड्रोन गिराने के लिए पिछले साल से एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम 2 रॉकेट्स इस्तेमाल कर रही है। इन रॉकेट्स को F-16, F-15 स्ट्राइक ईगल्स और एदस वॉर्थॉग्स से दागा गया है। इस सिस्टम की क्षमता साबित हो गई है, अब यूक्रेन के पास भी है। यहाँ तक कि एक अपग्रेडेड वर्जन भी डेवलपमेंट में है, जिसे AGR-20F या फाल्को कहा जाता है। इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और बेहतर एल्गोरिदम है, जिससे यह हवाई खतरों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। हमें नहीं पता यूक्रेन के पास यह वर्जन है या नहीं, लेकिन अगर है तो अब यह और बेहतर है। इन रॉकेट्स के लिए यूक्रेनी F-16 को स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड चाहिए। इन पॉड्स में कैमरे होते हैं जो दिन रात काम करते हैं। ये लेजर से टारगेट मार्क और गाइडेड हथियारों के लिए GPS कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं। तस्वीरों में दिखा है कि ये पॉड्स यूक्रेन के जेट्स पर लगे हैं और रॉकेट्स के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोगी हैं। स्नाइपर पॉड जमीन पर हमले, टोही और सेकेंडरी एयर टू एयर डिटेक्शन में सक्षम है। नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स स्नाइपर पॉड्स का उपयोग करते हैं और यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें और जरूरत हो तो वे हमेशा UTS से प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट या प्यूरिल के तहत उपकरण खरीद सकते हैं। अमेरिका अब ये सिस्टम्स मुफ्त में नहीं देगा, लेकिन बेचने को तैयार है। यूक्रेन को मिले हर समर्थन, खासकर फाइटर जेट्स के लिए वह आभारी है। F-16 पायलट एबी ने कहा कि हम F-16 पैट्रियट्स, नासाम्स और आइरिस-T जैसे हथियारों की मदद और उपकरण की सराहना करते हैं। हम बहुत आभारी हैं, बिना इसके युद्ध की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सिर्फ उपकरण ही नहीं सुधरते, बल्कि मानसिकता भी बदलती है। हमें पश्चिमी तरीके से रणनीतियों और दृष्टिकोणों में प्रशिक्षित किया गया। हमने यह जानकारी यूक्रेन लाई, साझा की, वायुसेना को बेहतर और विकसित कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही, यह युद्ध बढ़ रहा है। हमें सामूहिक रक्षा तंत्र बनाना चाहिए, वो डी शासे, ताकि भविष्य में यूक्रेन जैसी घटना न हो। हमें एकजुट होना चाहिए। यूक्रेन शांतिप्रिय देश है, उन्होंने कहा। यूक्रेन में मेहमान आए तो रोटी से स्वागत होगा, लेकिन तलवार लेकर आए तो हम भी तलवार से जवाब देंगे। भविष्य की ओर देखते हुए कहानी खत्म नहीं हुई है। जेट आ रहे हैं, हथियार जुड़ रहे हैं, पायलटों को प्रशिक्षण मिल रहा है। F-16 विमान, जिनकी कमी और देर से आने की बात थी, अब रूस के लिए सबसे डरावना हथियार है।
ये तब होता है जब पश्चिमी तकनीक यूक्रेनी दृढ़ संकल्प से मिलती है। यह कहानी जारी है, सब्सक्राइब जरूर करें। जब यूक्रेन F-16S में नया गेम चेंजर हथियार जोड़ेगा, हम आपको तुरंत बताएंगे। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, चाहे कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो वीडियो में। YouTube आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे खुद बनाया है, इसलिए कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर करने की जरूरत नहीं है, हमें फ्रंट लाइन फुटेज को ब्लर करने की जरूरत नहीं है और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।